डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का हमारा ऑलरेडी एक सेशन चल रहा था जिसमें हमने ओवरव्यू लिया था फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का। सेकंड चैप्टर के बिल्कुल लास्ट पे थे हम, थोड़ा सा उसमें पॉइंट्स कुछ रहते थे तो मैं वो आज कवर कर लूँ और थर्ड चैप्टर हमारा आज स्टार्ट होगा। तो हमारा मेन टॉपिक है जिसकी तरफ हम मूव कर रहे हैं ओरिजिनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर जो हम फिजिकली ड्रॉ करते हैं। तो थर्ड चैप्टर के अंदर अब हम प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आज मैं जो हमारा थोड़ा सा सेकंड चैप्टर का बिल्कुल बॉटम लाइन के ऊपर एक टॉपिक था वो डिस्कस करके और नेक्स्ट फिर थर्ड की तरफ मूव करूँगा। तो उससे पहले मैं ये आपको एक शो करवा दूँ कि हमारे पास टॉपिक जो रहता था लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन का, वेरी इंपॉर्टेंट डेटाबेस हमारे पास डिज़ाइन करना इज़ द मेन एक्टिविटी। लॉजिकली डेटाबेस को हम डिज़ाइन करते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर भी हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि हम चीज़ों को पहले लॉजिकली डिज़ाइन करते हैं, देन उन लॉजिकल चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू द फिजिकल डिज़ाइन। तो लॉजिकल डिज़ाइन क्या होता है कि एक ओरिजिनल सिस्टम जो हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी हमारा डेटाबेस है, वेबसाइट है या किसी भी किस्म का हमारा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एक्टिविटी है, first of all we need to understand the problem. What is the problem, what we are going to perform, how we will perform the activities. तो ये सारा एक्टिविटीज़ का जो लेआउट है वो हम ड्रॉ करते हैं लॉजिकली। और ड्रॉ करने को हम ये भी कह सकते हैं कि हम लॉजिकल मॉडलिंग करते हैं। लॉजिकल मॉडलिंग मीन्स वी ड्रॉ द सिस्टम in a logical format, like in the form of a diagram, मल्टीपल डायग्राम्स हमारे पास हो सकती हैं। तो पूरे का पूरा सिस्टम जिसको हमने इम्प्लीमेंट करना है, फिजिकल हमने सॉफ्टवेयर बनाना है या डेटाबेस बनानी है, हम उसको लॉजिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मेरा ख्याल है फ्रेमवर्क ऑफ एक्टिविटीज़ का टॉपिक आपको याद होगा जो हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ा था। कोई बच्चा रिपीट करेगा फ्रेमवर्क ऑफ एक्टिविटीज़ को? रिक्वायरमेंट्स थी सबसे पहले और उसके बाद थी, मेरा ख्याल है आप लोग भूल चुके हो, रिक्वायरमेंट से काम स्टार्ट नहीं हुआ था। बिल्कुल बेसिक ये मैंने काफ़ी दफ़ा आपको बोला हुआ है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का हमारा जो सब्जेक्ट है वो इन्हीं फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ के राउंड मूव करेगा थ्रू आउट योर स्टडी। जब तक आप ये तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हो तो हर सेमेस्टर के अंदर आपको यही एक्टिविटीज़ आपको पढ़नी पड़ेंगी। इन्हीं एक्टिविटीज़ से रिलेटेड कोई भी एक एक्टिविटी को आप डीपली स्टडी करते हो। तो मैं आपको याद करवा देता हूँ कि सर हम, कम्युनिकेशन प्लानिंग वाली हाँ जी बिल्कुल मॉडलिंग बिल्कुल बिल्कुल वही वाला। तो वो हमारे और पास जो मैं बोल रहा और हूँ, डेवलपमेंट। ठीक जी है, जी मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि कम्युनिकेशन हमारा फर्स्ट स्टेप था, देन प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। तो कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट फेज ऑफ एनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटी। We discuss the problem with the customer. We gather the requirements from the customer by using different ways. हमने elicitation का एक टॉपिक भी पढ़ा था, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का टॉपिक भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि देयर आर मैनी वेज ऑफ एक्वायरिंग रिक्वायरमेंट फ्रॉम द कस्टमर। कस्टमर को हम इंटरेक्ट करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट मीन्स, like we can directly communicate with the customer by using a telephone call. We can conduct meeting, short meeting, long meeting, interview, panel interview, individual interview है, observation है, site visit है. There are many ways. So purpose of these type of meetings is to collect requirements of the system. तो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स कोई भी जब आ जाती हैं, रिक्वायरमेंट्स को हम प्लान करते हैं whether we can achieve these problems or not. ये सारी चीज़ें हम बड़ी अच्छी तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ के आए थे। तो मेरा ख्याल है आप आउट ऑफ टच हैं, थोड़ा सा आपको ये चीज़ें भूली हुई हैं। तो रिक्वायरमेंट लेने के बाद हम प्लान करते हैं कि हम कैसे कैरी आउट करेंगे। प्लान हम बनाते हैं कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन सी हैं, कौन सा पर्सन क्या एक्टिविटी परफॉर्म करेगा,
हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल हैं या नहीं है, ऑल दोज थिंग्स आर देयर इन द प्लानिंग फेज। तो कम्युनिकेशन के बाद हम प्लानिंग करते हैं, देन मॉडलिंग। ये जो हमारा अब फ्रंट पे टॉपिक आ रहा है, मॉडलिंग। तो व्हाट इज मॉडलिंग? वी ड्रॉ द सिस्टम। कोई भी हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स थी जो हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर कस्टमर से ली हैं, वी पोर्ट्रे दोज रिक्वायरमेंट्स into a paper format, like हम logically चीज़ों को देखते हैं in the form of diagrams, in the form of connections, in the form of different representations. So that is the logical representation of the system. तो logical representation हमें क्या facilitate करती है? We can say कि logical system हम व्यू कर सकते हैं, हम एक सिस्टम की तमाम एक्टिविटीज़ को व्यू कर सकते हैं कि एक सिस्टम के अंदर कौन कौन सी एंटिटीज हैं, एंटिटीज आपस में कैसे लिंक्ड हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, या कौन कौन सी एक्टिविटीज एक पर्टिकुलर एंटिटी की साइड पे परफॉर्म हो रही हैं। तो दैट मीन्स कि ओवरऑल सिस्टम हमारे पास जिसको हमने डिज़ाइन करना है, वी रिप्रेजेंट दैट सिस्टम इनटू अ लॉजिकल फॉर्मेट। तो लॉजिकल फॉर्मेट क्या होता है? एक पेपर फॉर्मेट होता है, एक रफ फॉर्मेट होता है, बट दैट इज इलस्ट्रेटिव, कि उससे हमें हेल्प मिलती है कि हम ओवरऑल सिस्टम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लॉजिकल चीज़ों को हम डिस्कस करने के बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास कौन सा था? कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग एंड कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि लॉजिकल एंटिटीज हमारे पास, कोई भी जो हमने सिस्टम को लॉजिकली ड्रा किया हुआ है, we transform those logical entities into a real system. तो रियल सिस्टम हमारे पास क्या होता है? हम एक प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, लाइक हमारे पास कोई भी DBMS क्रिएट करने का सॉफ्टवेयर होगा, तो हमने जो भी चीज़ें पेपर पे ड्रॉ की होंगी, हम उन चीज़ों को फिजिकली परफॉर्म करेंगे इनटू अ सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। तो दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन। तो एक्चुअल में चीज़ों को हम डिज़ाइन करते हैं, हम रिलेट करते हैं, चीज़ों को आपस में रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं। वी मेक अ रियल सिस्टम बाय यूजिंग अ प्लेटफॉर्म। तो दैट इज द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के अंदर ईच एंड एवरीथिंग इन्वॉल्व, कि हमारा यूजर इंटरफेस बनता है, हम कोई भी इंटरफेस क्रिएट करते हैं जहाँ पे हमारे पास कोई भी बटन्स, मेन्यूज, बार्स, आइकन्स, users, each and everything is there inside the कंस्ट्रक्शन फेज। तो कंस्ट्रक्शन फेज किस पे डिपेंड करती है? बैक एंड के ऊपर हमने तमाम जो लॉजिकल वर्क किया होता है, दैट इज द बेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन। और फाइनली हम कंस्ट्रक्शन करने के बाद डिप्लॉय करते हैं यूजर एनवायरनमेंट के अंदर उस सॉफ्टवेयर को। तो ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट सामने जो टॉपिक आ रहा है लॉजिकल मॉडलिंग का, इसके प्रोसेस को आप डिस्कस कर सकते हैं। जो सारी चीज़ें मैंने भी आपको बोली हैं वो सिंपल हम देख सकते हैं। अब क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर जो है दैट इज अ डेटाबेस सिस्टम, हमने किसी भी डेटाबेस को क्रिएट करना है, डेटाबेस कोई भी हो सकती है। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है? रिप्रेजेंट एंटिटीज। फर्स्ट हमारा जो एक्टिविटी है कि एक सिस्टम जिसको हम ड्रॉ करने जा रहे हैं उसमें कौन कौन सी पॉसिबल एंटिटीज हो सकती हैं। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस मैनी टाइप ऑफ सिस्टम्स जिसके अंदर डेटाबेस क्रिएट की जा सकती है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे बताएं कि आपने एक शॉपिंग स्टोर है, उसका आपने डेटाबेस बनाना है, तो कौन कौन सी एंटिटीज एक शॉपिंग स्टोर के अंदर इन्वॉल्व हो सकती हैं, तो ये आप मुझे बताएं। कस्टमर सर, उसके बाद जी, प्रोडक्ट सर आ जाएंगी। अगर है, ऑनलाइन करनी है तो उसमें फिर वो डेबिट कार्ड और ठीक है, पेमेंट्स का प्रोडक्ट्स मॉड्यूल। और पेमेंट्स वगैरह सारा कुछ आ हाँ, जाएगा। ठीक है। तो मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास शॉपिंग जो है एक सिंपल हमारा जो स्टोर होता है कोई भी, उसके अंदर प्रोडक्ट्स मेन एंटिटी, हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगी, हमारे पास कस्टमर्स होंगे, हमारे पास मैनेजर्स हो सकते हैं, हमारे पास सप्लायर्स हो सकते हैं, देन हमारे पास बहुत सी अदर एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। लाइक हम कह सकते हैं कि हमारा एक प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन, जैसे इन्होंने बोला है कि ऑनलाइन अगर आप कर रहे हैं तो ऑनलाइन प्रोडक्ट की लिस्ट क्या है, परचेजिंग मेथड क्या है, पेमेंट्स वहाँ पे इंक्लूड हो पेमेंट जाएंगे। मेथड। तो देर आर मैनी थिंग्स। तो लाइक फर्स्ट हमारी जो एक्टिविटी है दैट इज टू रिप्रेजेंट द एंटिटीज, के एक सिस्टम उसके अंदर कौन कौन सी एंटिटीज इन्वॉल्व हैं।
तो हमने लिस्ट डाउन कर लिया है। इसी तरह मैं अगर आपको कोई और एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने अब आपको एक लाइक हम कहते हैं कि हॉस्पिटल का डेटाबेस बनाना है, तो पेशेंट, डॉक्टर, वार्ड, देयर आर मेडिसिन एंड नर्सेज, रूम्स एटसेट्रा। तो एक सिस्टम जिसके अंदर आपने काम कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए उसमें कौन कौन सी आपके पास एंटिटीज हो सकती हैं। तो एक फर्स्ट स्टेप है, दैट इज द कलेक्शन ऑफ एंटिटीज। देन रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप क्या होता है कि वो एंटिटीज जो आपस में लिंक्ड है, ऐसी एंटिटीज जिनका आपस में एसोसिएशन है, आप उनको रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट करना क्या होता है, लाइक हम कहते हैं कि पेशेंट और डॉक्टर का आपस में लिंक है। एक पेशेंट एक डॉक्टर के पास जाता है, एक पेशेंट जो है उसको बहुत से डॉक्टर्स देखते हैं, तो देयर माइट बी एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। हो सकता है आप 1-to-1 रिलेशनशिप यहाँ पे डिजाइन करें कि एक टीचर के एक पेशेंट के लिए एक डॉक्टर अवेलेबल है, दैट इज 1-to-1। फिर हो सकता है कि एक पेशेंट को बहुत से डॉक्टर्स देख रहे हैं, दैट इज 1-to-many। फिर हो सकता है कि एक वार्ड की हम बात करें, वार्ड में बहुत से पेशेंट्स हैं और उनको देखने के लिए बहुत से डॉक्टर्स आ रहे हैं, दैट इज मैनी-to-many, मैनी पेशेंट्स एंड मैनी डॉक्टर्स। तो दैट इज अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप। तो सेकंड फेज के अंदर हम लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या करेंगे, हम चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करेंगे। देन मर्ज द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप्स हमारे पास टेबल्स का नाम है, टेबल्स को हम मर्ज करते हैं। मर्जिंग क्या होती है, चीज़ों को आपस में मिला देना, मिला देना। ठीक है। तो हम चीज़ें जो हमारे पास आपस में इंटरकनेक्ट कर रही हैं, हम उनको मर्ज करते हैं, चीज़ों को आपस में रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। और फाइनली हमारे पास जो है वो नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइज हम करते हैं टेबल को एरर्स को रिमूव करने के लिए, लाइक देयर आर ऑलवेज चांसेस ऑफ एनोमलीज। एरर्स को कहते हैं एनोमलीज। तो एनोमलीज को फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको रिमूव करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर है। नॉर्मलाइजेशन की हमारे पास नॉर्मलाइजेशन की 3 मेजर फॉर्म है। वैसे नॉर्मलाइजेशन का हमारा टॉपिक जो है उसकी 5 फॉर्म्स हैं, लेकिन हम इस कोर्स के अंदर या बेसिक हमारी डेटाबेस जो है अगर वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है तो हम उसको कहते हैं दैट इज अ परफेक्ट रिलेशनशिप। तो लाइक हमारे पास कोई भी डेटाबेस होगी, उसको लॉजिकल रिप्रेजेंट करने के लिए सामने आपके पास एग्जांपल अब आ गई है। रिप्रेजेंट द एंटिटीज, ये हम देख सकते हैं कि एक उसने एम्प्लॉय का टेबल लिया है। एम्प्लॉय के टेबल में अब ये रिप्रेजेंट उसने कैसे किया है, एक डायग्रामेटिकल फॉर्मेट के अंदर। एम्प्लॉयज का एंटिटी का आपको पता है कि सिंबल ये एक रेक्टेंगल फॉर्म में ये एंटिटी का सिंबल है। तो मेन हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं। और एम्प्लॉय के अंदर कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, उनको एट्रीब्यूट कहते हैं। और एट्रीब्यूट को इस राउंड ओवल शेप के थ्रू शो किया जा रहा है। तो एक एम्प्लॉय एंटिटी, उसके साथ कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं वो हम रिप्रेजेंट करेंगे ओवल शेप के अंदर। तो लाइक एम्प्लॉय हमारे पास अगर एक एंटिटी है तो हम किस चीज़ को कलेक्ट करेंगे, हम एम्प्लॉय आईडी ले सकते हैं, एम्प्लॉय का नेम कोई होगा, एम्प्लॉय का कोई एड्रेस होगा, उसका डेट ऑफ बर्थ होगा। तो दीज आर द एट्रीब्यूट्स। तो इसको अगर आप टेबुलर फॉर्म में शो करें तो एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस एंड डेट ऑफ बर्थ। और एम्प्लॉय आईडी को आप देख सकते हैं कि उसने अंडरलाइन किया हुआ है, दैट मीन्स अ प्राइमरी की। कोई भी चीज़ टेबल के अंदर जिसको आप वेदर एक जो आपने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऊपर देखिए, ये एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे भी आप देखेंगे अंडरलाइन इसको किया गया है। और टेबल फॉर्म के अंदर भी एम्प्लॉय आईडी को अंडरलाइन शो किया गया है। दैट अंडरलाइन मीन्स दिस इज अ प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है, डेटा को यूनिक करने के लिए कोई भी एक आप अपने डेटा के अंदर ऐसा एट्रीब्यूट फाइंड करते हैं दैट इज यूनिक। तो नॉर्मली एम्प्लॉय आईडी हम रोल नंबर कह देते हैं या सीएनए कह देते हैं। डेटा के अंदर हमारे पास कोई भी ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू जो हम कहते हैं यूनिक हो, तो हम उसको एज अ प्राइमरी की सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास एम्प्लॉय आईडी जो है क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू है तो न्यूमेरिक वैल्यू को आइडेंटिफायर, प्राइमरी की को आइडेंटिफायर भी कहते हैं। तो न्यूमेरिक वैल्यू कोई भी हमारे पास जो डेटा के अंदर एग्जिस्ट करती है, दैट मे बी, इसको मैं मे बी का वर्ड यूज कर रहा हूँ, पॉसिबल है कि एक डेटा के अंदर बहुत सी न्यूमेरिक वैल्यू हो लेकिन वो सारी की सारी प्राइमरी की ना हो, लेकिन एक न्यूमेरिक वैल्यू को आप प्राइमरी की रख सकते हो।
नेम को हम क्यों नहीं रख सकते हैं कि नेम सम टाइम दो लोगों का सेम भी हो सकता है, तो दैट इज़ वाई हम नेम को प्राइमरी की नहीं रखते हैं। नेम अगेन आपके पास एक कैरेक्टर टाइप डेटा होगा, कैरेक्टर टाइप डेटा को हम प्राइमरी की नहीं रखते हैं। देन हमारे पास जो एम्प्लॉय आईडी है, न्यूमेरिक है, इसको हम प्राइमरी की रखेंगे। देन रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स। हाँ जी, ये आवाज़ किसकी आ रही है? आवाज़ रिपीट हो रही है, आप देखें कौन लोग हैं, दो लोग बोल रहे हैं। सर कायनात से की आ रही थी। कोशिश करें कि आप अपना माइक। ठीक है, रिप्रेजेंट रिलेशनशिप। अब यहाँ पे मैंने जैसे आपको बोला था कि दो एंटिटीज जो आपस में रिलेट कर रही हैं उनको आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो ईच रिलेशनशिप इन एन ईआर डायग्राम, यहाँ पे जो एग्जांपल हमें दी जा रही है एंटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए ईआर डायग्राम की दी जा रही है। तो ईआर डायग्राम के अंदर हम एंटिटीज को आपस में लिंक करवाएंगे। जो आगे हमारा टॉपिक आ रहा है ईआर डायग्राम से रिलेटेड, तो उसमें मैं आपको ये चीज़ें भी बताऊंगा कि हमने कैसे एंटिटीज को आपस में लिंक करना है। तो ईच रिलेशनशिप इन एन ईआर डायग्राम मस्ट आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन अ रिलेशनल मॉडल। तो ये नेक्स्ट हमारे पास ईआर डायग्राम जो है वो बनाई जा रही है, और इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है इन सम केसेस रिलेशनशिप इज रिप्रेजेंटेड बाय मेकिंग प्राइमरी की ऑफ वन रिलेशन अ फॉरेन की ऑफ एन अदर रिलेशन। तो दो टेबल्स हमारे पास जिनको हमने आपस में लिंक करना है, लाइक इसकी मैं आपको एग्जांपल यहाँ नीचे दे देता हूँ। एम्प्लॉय वन का टेबल है एक यहाँ पे, इस टॉपिक को भी मैं साथ ही ऐड कर लेता हूँ। मर्ज द रिलेशनशिप, मर्जिंग होती है दोनों चीज़ों को आपस में मिला देना, इकट्ठा कर देना। अब ये दो चीज़ें इकट्ठी आपके पास कैसे हो सकती हैं? एक एम्प्लॉय वन है और दूसरा एम्प्लॉय टू का टेबल है। ये नज़र आ रहा है सबको? थोड़ी सी मैं लॉजिकल यहाँ पे यस सर। आपको एक यहाँ डेफिनेशन देने लगा हूँ फॉरेन की कि दो टेबल्स को हमने आपस में कैसे मिलाना है। अब ये एम्प्लॉय वन का टेबल है और दूसरा एम्प्लॉय टू का। अब दोनों टेबल्स के अंदर आप देखें कि एम्प्लॉय नंबर, यहाँ पे भी एम्प्लॉय नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, और एम्प्लॉय टू के टेबल के अंदर भी आपके पास एक एम्प्लॉय नंबर का एट्रीब्यूट एग्जिस्ट कर रहा है। तो दो टेबल जिनको आपने आपस में मिलाना है, तो हमारे पास एक बेसिक यहाँ पे कंडीशन है, एक शर्त है कि दो टेबल जिनको आपने आपस में मिलाना है, दोनों टेबल के अंदर एक कॉमन फील्ड ऐसा होना चाहिए जो दोनों टेबल के अंदर एग्जिस्ट करता है, न्यूमेरिक आपके पास जो भी एट्रीब्यूट है। तो दोनों टेबल के अंदर आप यहाँ देखो कि एक सेम नेम एम्प्लॉय नंबर और यहाँ पे भी एम्प्लॉय नंबर, दोनों की डेटा टाइप न्यूमेरिक होगी और दोनों ही यहाँ पे प्राइमरी की हैं। तो दो टेबल्स को जब हमने आपस में लिंक करवाना है, हमने इनको एसोसिएट करवाना है, तो हम क्या करते हैं, इस एम्प्लॉय नंबर को ड्रैग करके दूसरे टेबल के इस एम्प्लॉय नंबर के ऊपर हम ड्रैग कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक हमारा टेबल जो है वो दूसरे के साथ लिंक हो जाता है। इसकी मैं आपको अगर आप वेट करें तो मैं आपको यहाँ पे फ़ौरन से एक एग्जांपल भी शो करवा देता हूँ MS एक्सेस के अंदर, ताकि आपको थोड़ा सा उसमें भी हेल्प आउट हो जाए कि हमने इसमें कैसे काम करना है। ठीक है, ये मैं एक आपके पास और स्क्रीन शेयर करवा रहा हूँ जस्ट एक एग्जांपल के लिए।
ठीक है, ये आपको नजर एक आ गई है स्क्रीन सामने आपके? जस्ट मैंने प्रीवियस स्टूडेंट्स की यस जो सर। वो एग्जांपल क्योंकि सामने आ रही थी, तो मैंने आपको एग्जांपल शो करवाने के लिए ये एक फाइल ओपन की है MS एक्सेस की। तो MS एक्सेस के अंदर ये मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट से अगर इसको शो करवाऊँ तो हमारे पास यहाँ पे इस डेटाबेस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। लेफ्ट नेविगेशन पेन आपको नज़र आ रहा है, ये सारे टेबल्स हैं, ये क्यूरीज यहाँ पे कुछ जो इन्होंने टेबल्स के ऊपर अप्लाई किए हैं वो हैं। देन कुछ फॉर्म्स जो डिज़ाइन किए हैं वो आ रहे हैं, और बॉटम के अंदर रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि हमने क्रिएट किया था टेबल, आपको याद होगा कि आपने ये टेबल क्रिएट किया था, कैसे क्रिएट किया था, ये डिज़ाइन व्यू में जाके, ये याद है आपको कैसे आपने ड्रॉ किया था टेबल? यस याद है सर। सर थोड़ा थोड़ा। ठीक है, थोड़ा कोई मसला नहीं है, थोड़ा थोड़ा याद है तो अच्छी बात है। तो एक कस्टमर का टेबल आपके पास आ रहा है, ऑर्डर्स डिटेल का आपके पास एक टेबल आ रहा है, देन ऑर्डर्स का टेबल है, प्रोडक्ट्स का टेबल है, देन सेल पर्सन। तो इस डेटाबेस के अंदर हमारे पास ये 5 टेबल एग्जिस्ट कर रहे हैं जो ये स्टूडेंट ने क्रिएट किए हुए हैं। तो अब ये 5 टेबल का आपस में रिलेशनशिप कैसे है? अब डेटाबेस ये हमारे पास क्या है, किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर की है या कोई भी शॉप की, बाय चांस मेरे पास ये डेटाबेस सामने एग्जांपल में आ गई है। तो इसको अगर हम डिस्कस करें रिलेशनशिप इनके दरमियान कैसे लगा हुआ है, तो डेटाबेस टूल्स का टैब हमारे पास आ रहा है और रिलेशनशिप का यहाँ पे ये एक आइकन है। तो हम देख सकते हैं ये अब आपके पास एक रिलेशनशिप का फ्रंट एंड है। चीज़ों को आपस में अगर हमने रिलेट करवाया है तो वो कैसे करवाया है, ये सारे के सारे टेबल पहले तो आपके पास सामने आ जाएंगे जैसे ही आपने टेबल्स को आपस में लिंक करवाना है या उनके दरमियान कोई भी रिलेशनशिप आपने लगानी है। तो जब आप रिलेशनशिप के टैब के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो डेटाबेस के अंदर जो भी आपके पास टेबल्स हैं आपको सामने शो हो जाएंगे। तो ये देखो, एक कस्टमर का टेबल आपको शो हो रहा है, ऑर्डर्स का टेबल शो हो रहा है, सेल्स पर्सन का आपको टेबल शो हो रहा है, प्रोडक्ट्स का शो हो रहा है और ऑर्डर डिटेल का शो हो रहा है। तो ये तमाम टेबल्स और उनके अंदर जो भी हमें एट्रीब्यूट्स हम यूज कर रहे हैं वो तमाम चीजें हमें शो हो रही हैं। तो सिंपल हम कह सकते हैं अ कस्टमर प्लेसेस एन ऑर्डर, ऐसे ही होता है, कस्टमर हमारा ऑर्डर प्लेस करता है ना। तो हम सिंपल क्या कहते हैं, ये देखिए कस्टमर के टेबल के अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट, एक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है जिसको लिखा गया है कस्टमर आईडी, CUSTID। देन यहाँ पे ऑर्डर्स के अगर आप टेबल के अंदर देखें तो यहाँ पे नजर आ रहा है अगेन ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट है, यहाँ पे सेल्स पर्सन। अब हमने यहाँ पे क्योंकि इसको ऑर्डर्स के साथ मिलाना है तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक एरर नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने ये एक प्रीवियस एग्जांपल जस्ट असाइनमेंट थी मैंने ओपन कर लिया। तो कोई मुझे बताएगा यहाँ पे क्या एरर है? इस टेबल के अंदर थोड़ा सा एक एरर है। सर वो एट्रीब्यूट सेम होना चाहिए। हाँ जी, बोले सर क्या? इसमें प्राइमरी की सेम नहीं है। प्राइमरी की सेम नहीं है, ठीक है, लेकिन एक और यहाँ पे इशू आ रहा है, कोई और देखें इसमें क्या इशू आपको नजर आ रहा है। क्योंकि मैंने प्रीवियस सर उसमें एग्जांपल के कस्टमर अंदर आईडी और बोला उसमें था, यहाँ पे अगर मैं आपको प्रीवियस स्लाइड के अंदर लेके जाऊं जो हम देख रहे थे, दिस वन, मैंने बोला था कि दोनों टेबल के अंदर जिनको आपस में आपने रिलेट करना है दोनों उनका का सेम होना चाहिए। नेम जो उनका फील्ड यस सर। है उनको सेम होना चाहिए। लेकिन इस स्टूडेंट ने यहाँ पे क्या गलती की है जो मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इसने क्या गलती की अब दोबारा आप देख सकते हैं, यहाँ पे कस्टमर आईडी है और इधर उसने क्या लिखा हुआ है, इधर उसने कस्टमर आईडी लिखा हुआ है। दिस इज द मेन इशू। यस सर। ठीक है, अब हुआ क्या है कि इसने यहाँ से रिलेशनशिप तो ठीक लगाया है, लाइक कस्टमर आईडी को कस्टमर आईडी के साथ ही लिंक करवाया है, लेकिन दोनों के नेम में क्योंकि इशू है इसलिए ये रिलेशनशिप प्रॉपर आपका लगेगा नहीं। लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक यहाँ पे ये फ्रंट एंड शो करवाया ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो कि दो टेबल्स के दरमियान या मल्टीपल टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप कैसे लगाना है। तो मीन्स के दोनों टेबल के दरमियान
जो रिलेशनशिप लगेगा उनमें आपके ये जो लाइक एट्रीब्यूट्स हैं, प्राइमरी कीज जो हैं, दोज मस्ट बी सेम। तो ये हमारा जो है फर्स्ट रिलेशनशिप लगाने का एक वे आउट है। तो आप देख सकते हैं लग तो गया रिलेशनशिप, लेकिन ये काम नहीं करेगा। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है वन, और इधर कौन सा साइन है, मैनी। ठीक है, मींस अ कस्टमर कैन प्लेस मैनी ऑर्डर्स। अब होता क्या है, यहाँ पे कस्टमर हमारा एक ही है और कस्टमर आईडी के ऊपर प्राइमरी की लगी है। दैट मींस कि कस्टमर तो हमारा रिपीट नहीं होगा। ऐसा ही है, कस्टमर एक ही होता है, लेकिन आप जब किसी शॉप के ऊपर जाते हैं आप बहुत से ऑर्डर्स कर सकते हैं। आप एक दफ़ा जाते हैं, आप कोई लाइक बुक परचेज करते हैं, थोड़ी देर बाद आपको याद आता है कि मैंने कोई लाइक खाने पीने की चीज़ भी लेनी है, तो मैं जाके दोबारा वहाँ से जूस ले लेता हूँ या कोई बिस्किट ले लेता हूँ। तो दैट मीन्स अ कस्टमर कैन प्लेस मैनी ऑर्डर्स। ऐसा ही है। तो अब आप देखो कि दूसरे टेबल के अंदर जो ऑर्डर्स का टेबल है, वहां पे कस्टमर आईडी जो एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज नॉट अ प्राइमरी की दिस टाइम। अभी वो कस्टमर आईडी प्राइमरी की नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि एक कस्टमर, वन कस्टमर कैन प्लेस मैनी ऑर्डर। तो वो ऑर्डर जो है बहुत से हो सकते हैं। तो आपका यहाँ पे कस्टमर आईडी का प्राइमरी की होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप कहते हैं कि एक कस्टमर एक ही ऑर्डर प्लेस कर सकता है, तो उस सूरत में हमें कस्टमर आईडी को प्राइमरी की रखना पड़ना था, क्योंकि एक कस्टमर सिर्फ एक ही ऑर्डर कर सकता है, वो दो ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता है एट अ टाइम। तो दैट मीन्स तब आपका ये वाला कस्टमर आईडी भी प्राइमरी की होता है। लेकिन करंटली हमें यहाँ पे ऑर्डर आईडी प्राइमरी की नज़र आ रहा है, जो आपका नेक्स्ट ऑर्डर डिटेल के साथ अटैच है। अब यहाँ पे हम दोबारा देख सकते हैं कि ऑर्डर वाले टेबल का लिंक जो है वो ऑर्डर डिटेल के साथ है। अब ये देखो ऑर्डर आईडी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी ऑर्डर आईडी है, ये दोनों ठीक है। यस सर। ठीक है, अब ये देखो ना, यहाँ पे ये ऑर्डर आईडी भी सेम, इसका एट्रीब्यूट का नेम है, फील्ड नेम है, और यहाँ पे भी इसका ऑर्डर आईडी नेम है। तो दैट मीन्स एक ये सही ऑर्डर है। के अंदर एक ही डिटेल होती है। तो दैट इज लाइक दोनों के अंदर वो प्राइमरी की है। दैट इज वन टू मैनी, अगेन सिंबल आ रहा है। देन हमारा प्रोडक्ट एक डिटेल के अंदर हो सके, ये हम एग्जांपल दोबारा भी डिस्कस करेंगे। तो जस्ट मैं आपको यहाँ पे शो करवा रहा हूँ कि हाउ वी कैन क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक सेल पर्सन एक ऑर्डर को डील कर रहा है या ज़्यादा ऑर्डर्स को डील कर रहा है, दैट इज़ वन टू मैनी। एक सेल पर्सन है, और क्योंकि सेल पर्सन की डिटेल हमारे पास सेपरेट है कि सेल पर्सन कौन है, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईच एंड एवरीथिंग वो सेपरेट से मेंटेन होगा। तो एक सेल पर्सन बहुत से ऑर्डर्स के ऊपर काम कर रहा है और ये ऑर्डर का टेबल है, तो दैट इज वन टू मैनी। अगर हम इसको भी पर्सन सेल्स पर्सन आईडी को भी प्राइमरी कर दें, तो दोनों साइड पे वन टू वन बन जाएगा। अभी ये वन टू मैनी का हमें सिंबल शो हो रहा है, लेकिन अगर दोनों साइड पे प्राइमरी की होंगी तो फिर हमारा ऑर्डर बनेगा वन टू वन। तो इस तरह से हम जब डेटाबेस क्रिएट करते हैं, तो हम पहले तो ये टेबल्स कलेक्ट करते हैं, जो हम अभी लॉजिकल डिज़ाइन को डिस्कस कर रहे हैं कि पहले हमने एंटिटीज़ बनाई हैं। एंड ये जो मैं वापस आ जाता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या क्या किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे एंटिटीज कलेक्ट की। एंटिटीज हमारी क्या थी वहाँ पे? कस्टमर, सेल्स पर्सन, प्रोडक्ट, ऑर्डर और ऑर्डर डिटेल्स। देन फिर हमने क्या किया? रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स की। हमने उन तमाम टेबल्स को आपस में लिंक किया, उनके दरमियान रिलेशनशिप बनाया और उनको मर्ज कर दिया। मर्ज क्या किया हमने? उनको इकट्ठा कर दिया। अब वो रिलेशनशिप की वजह से टेबल्स जो हैं वो आपस में इकट्ठे हो गए हैं। इकट्ठे होने के बाद बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं जिनको हम एनॉमलीज कहते हैं। तो फोर्थ पॉइंट होता है हमारे पास नॉर्मलाइज द रिलेशन। तो देर आर एरर्स, लाइक मैंने एक एरर आपको फाइंड आउट भी करके दिखाया है। तो सेम लाइक बहुत से एरर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारी प्रॉपर डेटाबेस एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही होती है। तो हम उन एरर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे मैंने एक आइडेंटिफाई कर लिया है।
तो दीज वर द एनोमलीज। तो फोर्थ स्टेप हमारा होता है कि हम जो भी टेबल को रिलेट आपस में कर रहे हैं या मल्टीपल टेबल्स को आपस में रिलेट कर रहे हैं, देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर्स ऑलवेज, तो हम उन एरर्स को फाइनली आइडेंटिफाई करेंगे, उनको रिमूव करेंगे, और दैट प्रोसेस ऑफ रिमूविंग anomalies is known as normalization। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक हम कोई भी टेबल जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक चीज़ों को नॉर्मलाइज करते हैं। तो वो क्या है, उनकी कुछ कंडीशंस है, वो नेक्स्ट हमारे टॉपिक्स के अंदर आ रहे हैं इंशाल्लाह, उसको भी हम कवर करेंगे। तो दिस इज द लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। तो फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन है, ये हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये हमने ऑलरेडी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। डेटा बैकएंड के ऊपर हमारा जो स्टोर हो रहा है उससे रिलेटेड की एक्टिविटीज़ है कि डेटा का साइज़ क्या होगा, डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, डेटा या तो सेंट्रलाइज स्टोर होगा या पार्टीशन स्टोर होगा। पार्टीशन होता है आधा डेटा एक जगह पे स्टोर हो रहा है, आधा कहीं और स्टोर हो रहा है। रेप्लिका स्टोरेज क्या होती है कि एक कॉपी डेटा की कहीं और भी स्टोर हो। रेप्लिका आपको है ना आइडिया, रेप्लिका चीजें प्रोडक्ट्स हमारे पास जो मिलती हैं आजकल, लेडीज को पता होगा रेप्लिका सूट क्या होते हैं। तो रेप्लिका हमारे पास सेम चीज़ की कॉपी कहीं और भी स्टोर करवाई जाती है। हाइब्रिड क्या होता है, एक से ज़्यादा टेक्निक्स को यूज़ करना, लाइक डेटा हमारा सेंट्रलाइज भी है, पार्टीशन भी है, रेप्लिका भी है, 2 या 3 चीज़ों को मिक्स करके हमारा डेटा जो है वो स्टोर करवाया जा रहा है। तो ये दैट इज़ फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन हमारे पास। देन फाइल ऑर्गेनाइजेशन, अगेन हमारा फाइलिंग कैसे होगी, बैकएंड के ऊपर हमारा डेटा जो स्टोर हो रहा है उसका आर्किटेक्चर क्या होगा, डेटा के ऊपर कौन सा एल्गोरिथम अप्लाई किया जा रहा है, डेटा फाइल जो हम कोई भी फाइलिंग बैकएंड के ऊपर LTFS, फैट या NTFS के अलावा EXT हमारे पास फाइल सिस्टम है। तो फाइलिंग ये हमारा, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन रोल होता है। तो बैकएंड के ऊपर हमारा डेटा कैसे स्टोर करना है या रिट्रीव करवाना है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन का मेथड कि हमने सीक्वेंशियल फाइल मेथड यूज़ करना है या डायरेक्ट एक्सेस मेथड। ये आपने ICT के अंदर पढ़ा था, हार्ड डिस्क के टॉपिक के अंदर, सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड और डायरेक्ट एक्सेस मेथड। तो ये भी हमारे पास इन्वॉल्व है फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर। लेकिन मेनली मैंने बोला था कि ये एक्टिविटीज़ हमारी DBMS का काम है या हमारे पास इसका रोल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। तो ये हमारा जो टॉपिक आज का था कि लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, दिस इज़ द रेयर एक्टिविटी जो हम एक्चुअल में परफॉर्म करेंगे हमारे नेक्स्ट अपकमिंग जो टॉपिक्स आ रहे हैं थर्ड चैप्टर के अंदर। तो हम इसकी तरफ मूव कर रहे हैं। एक एग्जांपल मैंने अभी आपको शो भी करवाई है। इस किस्म की बाकी एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे, डिज़ाइन करेंगे और ख़ुद से डेटाबेस एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। तो आज के लिए ये हमारा टॉपिक है। इसको होपफुली आपको थोड़ी सी समझ आई होगी। फिज़िकली इसको हम कैरी करेंगे एग्जांपल्स के साथ नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? नो सर। चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम चलिए ठीक है सर। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा अगेन जो क्लास में हमारा टॉपिक होगा, टाइमली मैं इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।